मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे साथ में है उपाली उपाली उपासना गिरी। ये दिल्ली से है। ये हमारे उड़ीसा की बेटी है। इनकी इनके मम्मी पापा हमारे उड़ीसा के ही है। और मैं जब इनको ऋषिकेश में मिला मार्च महीना में, मैं बहुत खुश हो गया था, इतना प्रफुल्लित हो गया था। और मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे सेशन में आज उपाली आई है क्लास देने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट अस वेलकम उपाली। और इनकी मम्मी जो है 10 साल से मेडिटेशन कर रही है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन उनके हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किए हैं मेडिटेशन से। और रूपाली को मेडिटेशन के बारे में भी पता है और बहुत बहुत अच्छा क्लास करती है। तो क्योंकि हम सबसे नई एनर्जी होती है ये बच्चा, हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना है। हमारा जो मन है ना, हम लोग सोचते हैं कभी कभी ये बच्चा लोग क्या बोलेंगे, लेकिन बच्चा लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सलोनी के क्लास बहुत एंजॉय किए, साहिल का क्लास भी बहुत एंजॉय करते हैं सभी को। तो आज हम हमारी यंग श्वेता को हम कितना एंजॉय करते हैं। तो आज हम मास्टर उपाली से हम सुनेंगे और उनका हम ज्ञान लेंगे और उनसे हम लाभ लेंगे। थैंक यू उपाली, नाउ इट्स ओवर टू यू। तो आई शेयर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं फॉर म्यूजिक। सब लोग आराम से बैठ जाए, अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, आंखों को बंद कर लो, पैरों को क्रॉस कर लो और आराम से बैठ जाओ। जस्ट रिलैक्स। ये शरीर ढीला छोड़िए, केवल श्वास को महसूस करें। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करें। आँख से गले से छाती से होते हुए पेट तक जाते पेट से होते हुए छाती से होते गले से होते नाक से बाहर आते केवल श्वास के साथ।
डराती हुई सांस, बताना जाती हुई सांस, केवल महसूस करें। चार, वापस श्वासों पर केवल अपनी सांसों के साथ श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा गाइड, श्वास ही हमारा मेंटोर, श्वास ही हमारा मास्टर। श्वास को श्वास के प्रति जागृत हो, सूक्ष्म श्वास के साथ कोमल श्वासों के साथ श्वासों के साथ जानने का माध्यम खुद के जानने का। आपसे ही मिला है केवल श्वासों के साथ श्वासों की गति को महसूस करें, श्वासों के प्रवाह को महसूस करें। निर्मल श्वास
कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाओ। कुछ क्षण अपने आप के श्वासों के साथ हो जाओ। कोई विचार कुछ क्षण सांसों के साथ लगातार ध्यान। ऊर्जा को महसूस कर कुछ क्षण श्वासों के साथ कुछ क्षण और खुद के साथ आखिरी 5 मिनट केवल 5 मिनट कोई सोच विचार नहीं, केवल श्वासों की सांस
सांस केवल और केवल वर्तमान में, अतीत में, न वक्त के आगे, नियमित रूप से वर्तमान में, न आदिकाल न अनंत काल, केवल वर्तमान, वर्तमान में रहने का सही तरीका। हर पल, हर वक्त को, हर लम्हे पूरी तरह जिए, आंसू की तरह। केवल श्वासों के साथ आखिरी एक मिनट आखिरी एक आखिरी एक मिनट श्वासों के साथ आखिरी 30 सेकंड आखिरी 10 सेकंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलिए और बाहर आए ध्यान से। फ्रेंड्स, आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन है। प्लीज गिव अ बिग क्लैप फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। वंडरफुल वंडरफुल सेशन। यस, धन्यवाद मुझे यहाँ पे आज बुलाने के लिए। एंड यस, बहुत एनर्जी था, मैंने खुद फील किया। थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग ध्यान रहा। एंड सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा लगता है दूसरों को देख के बात करने में, नहीं तो लगता है ऐसे शीशे के सामने बात कर रहे हैं। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
नमस्ते। मेरा नाम उपाली उपासना गिरी है और मैं उड़ीसा से ही हूँ, कटक से, लेकिन लास्ट 13 इयर्स से मैं दिल्ली में रहती हूँ। उड़ीसा से ज़्यादा वक्त मैंने दिल्ली में बिताया है। और मैं सिर्फ 19 साल की हूँ, तो यहाँ पे सब बड़े हैं मुझसे। तो आई एम जस्ट 19 और इस साल मैं कॉलेज में जा रही हूँ। कॉलेज का पहला साल है मेरा ये। सो आई होप सब यहाँ पे पेरेंट्स है। आई थिंक सब यहाँ पे पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, मुझे नहीं पता ठीक से। आई एम जस्ट थिंकिंग एज अ चाइल्ड, और मैं उसी हिसाब से आज आप सबके साथ सिर्फ मेरा अनुभव बांटूंगी। आप सब सुनेंगे क्या? कैन आई डू आई हैव द परमिशन? थैंक यू सो मच। यस। ध्यान में बहुत 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 ही अजीब, गरीब, अतरंगी तरंगी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो ध्यान मैंने शुरू किया, रादर मम्मी ने शुरू किया 2011 में, जब हमारे नेबर्स ने बोला कि मैडम आइए ध्यान करिए। एंड उस टाइम पे सिर्फ 11 की भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे 10 साल की थी मैं उस टाइम पे। और मम्मी गई, ध्यान किया। हम लोग स्कूल जाते थे, मम्मी ध्यान करने जाती थी उनके घर पे। और स्कूल से आने के बाद ऐसे ही चलता रहता था। 10 साल के बच्चे हम, क्या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थी मैं उस टाइम पे। और हम स्कूल से वापस आते थे और ऐसे देखते थे मम्मी ऐसे आ रही है ध्यान करके। मम्मी बोलती थी कि बेटा ध्यान करो, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उन्हें पहले उनका पहला ध्यान का एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि उनको एक बहुत वार्मथ मिला था जो वो ढूंढ रही थी। तो उन्होंने हमें भी बोला कि तुम भी ध्यान करो। अभी मैं थी सिर्फ 10 साल की और मुझे बोल रहे लोग आके कि बेटा तुम ध्यान करो। अब मैं पूछ रही हूँ उनसे कि तुम, मैं ध्यान क्यों करूँ, मुझे जरूरत क्या है ध्यान करने की, और ये ध्यान होता क्या है? क्योंकि एक चीज जो बचपन से मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि जो मेरा पूजा कमरा है घर में और जितनी भी फोटोज वहां पे लगी हैं, ये सारे लोग हैं, भगवान नहीं है। हम इनको क्यों पूछते हैं, मैं हमेशा पूछती थी, हम इनको क्यों पूछते हैं जब ये लोग भी हमारी तरह ही धरती पे आए थे? क्योंकि हमारे वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण में सब में लिखा है कि अच्छा अयोध्या में ना राम पैदा हुए थे। जब वो लोग भी हमारी तरह ही पैदा होके आए थे, तो हम उन्हें क्यों पूछते हैं? मैं पूछती थी हमेशा। लेकिन मैं ये भी मानती थी कि हाँ, एक सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से सब कुछ संतुलन में है। तो मैं बोलती थी कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं करना। लेकिन फिर भी क्योंकि मम्मी करती थी और केवल पेरेंटल प्रेशर में आके हम लोगों ने ध्यान शुरू किया, सिर्फ मम्मी को दिखाने के लिए कि अच्छा मैं ध्यान कर रही हूँ। एंड ऐसा चलता रहा। 10 इयर्स, 11 इयर्स की हुई, 12 साल की हुई। और जब मैं अपने टीनेज में थी ना, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो बहुत अलग था और मेरा घर का माहौल बहुत अलग था। मेरे फ्रेंड्स होते थे कि पार्टी करेंगे, अरे बाहर घूमने जाएंगे। 12-13 साल के लोग ऐसा बोल रहे हैं और घर पे मम्मी बोलती थी नहीं, तुम्हें अलाउड नहीं है, तुम नहीं जा सकती बाहर, तुम घर पे रहो। और ये इस एज में ये सब करना गलत बात है। एंड जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी हुई थोड़ा सा और, 14 साल, 15 साल, मेरे आसपास के जो लोग थे वो लोग रिलेशनशिप्स में आना, डेटिंग में आना बहुत शुरू कर दिया था, जो दिल्ली में बहुत नॉर्मल है आजकल। अच्छा ठीक है, बच्चे स्कूल में डेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं ये बात बहुत खुल के बोल रही हूँ। और इस बात को बोले में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं होती कि हाँ, मैं भी इन्फ्लुएंस हुई थी। यस, आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंड आई ऑल्सो वेंट एंड डिड दैट। मैंने भी किया वो। और एक बहुत अजीब बात यह है कि उस टाइम पे मैं करती थी, मैं रोज ध्यान करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि ध्यान करो। और आग शिवरंजनी लगा के हम लोग रात में ध्यान करते थे। हालांकि ज्यादा समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी ध्यान करते थे। तो कमाल की बात यह है कि जब मैं कोई भी स्टेप लेने का ऐसा सोचती थी, अच्छा ठीक है, मेरा एक एक पर्सन है जो मुझे पसंद है,
एंड एक्चुअली वो सिर्फ एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस था, वो एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस था जहाँ पे सब लोगों के पास था तो मेरे पास कुछ भी करने से पहले मम्मी को पता चल जाता था कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, ये किसके साथ बात कर रही है, इतने छोटे एज में किसके साथ बात कर रही है। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई ज्यादा, और ना मैं ज्यादा बात कर पाई, ना मैं ज्यादा बात कर पाई, ना मैं ज्यादा कुछ घूमने जा पाई, क्योंकि कुछ भी छुप के अगर मैं करने की कोशिश करती थी मम्मी से, मम्मी को पता चल जाता था। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार हुआ। जब 10th क्लास में ही फिर से हुआ, तब मेरे को थोड़ा समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है। 10th क्लास में जब मैं घुसी और मम्मी को पता चला कि अच्छा कुछ कुछ चल रहा है, तो वहां पे मम्मी ने मुझे रोका और बोला कि क्यों। उन्होंने सिर्फ मुझसे एक चीज पूछी, वाई। और उस टाइम में मेरे पास उनके उनके लिए कोई आंसर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ मुंह बंद करके चुप हो गई। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये जरूर समझ में आया कि ध्यान का पावर क्या है और ध्यान में कितनी शक्ति है। ये समझ में आया कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी हल्का सा भी अपने ट्रैक से इधर उधर जाएगा, और उसको नहीं करना चाहिए, उसको एक घंटी जरूर बजेगी सर पे। और वो मुझे एक बार नहीं, 4 बार बजेगी, 4 बार, 4 सालों में 4 बार बजी। और चौथी बार मुझे समझ में आया कि घंटी क्यों बजी। उसके बाद से, उस दिन के बाद से मैंने रोज ध्यान करना शुरू किया, हर रोज बिना ब्रेक 20 मिनट ध्यान करती थी। और ये एक 16 साल का बच्चा है जो रोज ध्यान कर रहा है। उस टाइम पे मेरे को पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करना था, क्योंकि मुझे साइंस लेना था 11th क्लास में, 12th क्लास में साइंस चाहिए मुझे। लेकिन मेरा ये भी इमोशनल चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, अच्छा एक ऐसा बंदा था, उससे बात हो रही थी, फिर घर वालों ने मना कर दिया। मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट में थी उस टाइम। जब मैंने ध्यान किया रोज, एग्जाम से 6 महीने पहले मैंने ध्यान करना शुरू किया प्रॉपरली। और और जब मैं पढ़ने बैठती थी ना एग्जाम के लिए, तब कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं होता था, और सिर्फ एक चीज होती थी कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। और ये केवल और केवल ध्यान की वजह से आया, कि ध्यान की वजह से पूरे जितने भी मेरे आसपास जितने भी अलग अजीबो गरीब थॉट्स थे, वो सब के सब ऐसे लगा ट्रैश बिन में चले गए, जो जरूरी नहीं है मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। और वो एकदम ऐसा लगा कि डस्टबिन में खत्म, वो डस्टबिन में गए, गार्बेज डंप में, मेरे दिमाग से बाहर। और मैंने 10th क्लास में एक्सेल किया, क्योंकि मेरा सिर्फ एक गोल था कि मुझे पढ़ाई करनी है, बस। और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। ध्यान की वजह से वो अवेयरनेस आया, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, तो एक ही चीज मिली सोचने के लिए, और वो किया। 10th क्लास में किसी ने नहीं सोचा था कि एक लड़की जो 8th क्लास में एवरेज स्टूडेंट है, वो 10th क्लास में जाके स्कूल में 1% टॉपर्स के लिस्ट में 1% में आई। बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे, मेरे आसपास के लोग बहुत अप्रिशिएट करने लगे, अरे तुमने ऐसा किया, कैसे किया, अरे कैसे किया। मेरे लिए अलग ही चल रहा था कि मैंने अपने इमोशनल बर्डन से आजाद हो गई। मैं खुल के बोलने लगी चीजों को कि मम्मी ये चल रहा है मेरे साथ, पापा मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये करना है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था छुपाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, और क्या मेरे लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं। जब मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं रहा, तो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डीप हो गया। और हम सिर्फ पेरेंट चाइल्ड नहीं बन के रह गए, हम लोग फ्रेंड्स बन के रह गए। हम लोग आज ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो शायद पेरेंट्स हिचकते हैं अपने बच्चों से बात करने से, और बच्चे हिचकते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने से। लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी स्पिरिचुअल हैं और ध्यान में हैं, मैं भी ध्यान कर रही हूँ, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा, हम जो सुनेंगे वो पूरी एक्सेप्टेंस के साथ सुनेंगे, और वहां पे अपना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव रखेंगे, सिर्फ अपना नजरिया रखेंगे, कुछ भी थोपेंगे नहीं उस किसी पे भी। बहुत बहुत छोटी सी चीज है नजरिया, और यही चीजों को बदल देता है। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरा नजरिया ये था कि मेरे पेरेंट्स तो पुराने सदी के हैं, वो लोग आज की बातें दिल्ली में कैसे समझेंगे।
लेकिन जब मैंने अपना नजरिया हल्का सा मॉडिफाई किया और ये सोचा कि नहीं, वो लोग भी सेम एज ग्रुप से ही आए हैं, उन्होंने भी तो 16-17 साल उनका बिताया है, और ये तब उन्होंने खुल के बोला कि बेटा ये तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। वो एक्सेप्टेंस लेवल आया हम दोनों के बीच में कि हम लोग ये शेयर कर सकते। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि एक बच्ची जो कुछ भी नहीं बोलती थी वो बोलना शुरू हो गई, और उसने ना केवल इमोशनल बर्डन से ओवरकम हुई बट ऑल्सो एकेडमिक्स में भी एक्सेल किया। इट बिकेम अ स्टोरी इन माई हाउस कि ऐसे कैसे हो गया। एंड सेम एकेडमिक सक्सेस मुझे मिलता गया, 11th में भी मिला, 12th में भी मिला। 12th में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ये हुई मेरे साथ कि मैं एक नीट एस्पिरेंट थी, मैंने नीट का एग्जाम दिया था एमबीबीएस के लिए 2019 में। 2018 में जब मैं 12th क्लास में थी और मैं दिसंबर के महीने में थी, दिसंबर के महीने में मैं मेरे हाथ से मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ छूट रहा है। मैं बोर्ड एग्जाम्स दूं कि मैं नीट एग्जाम्स दूं, मैं क्या पढूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुझे डिसीजन बनाना था कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं। और उस टाइम पे ध्यान का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ा दिया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था और माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। कोचिंग है, ट्यूशन है, ये है, वो है, प्रोजेक्ट्स है, इतनी सारी चीजें हैं मेरे आसपास, मैं क्या करूँ। और और पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस किया कि देखिए मेरे को एक बात करनी है आपसे। उन्होंने मेरे पे बहुत पैसा खर्चा किया है, 9-10 lakhs they have spent on me over the 2 years। 2 साल में 9 लाख 10 लाख खर्चा किया कोचिंग पे, ट्यूशन पे, स्कूल में। उनको पता होना चाहिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और मैंने उनको खुल के बोला कि देखिए मुझे अभी बोर्ड पे कंसंट्रेट करना है और मुझे नीट के लिए अभी नहीं पढ़ना 2 महीने जब तक मैं बोर्ड एग्जाम्स नहीं देती। उन्होंने बोला ठीक है, बोर्ड करो अच्छे से क्योंकि वो लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला, करो। द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं बहुत सरप्राइज थी वो एक्सेप्टेंस लेवल देख के, इसलिए हर एक पेरेंट को ध्यान करना चाहिए वो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो था उनके मन में। और उनके एक्सेप्टेंस ने मुझे बहुत एनर्जी दिया कि ठीक है, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ओके फाइन, पढ़ो, तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ो, नीट के लिए मत पढ़ो 2 महीने। और उसकी वजह से मैंने बोर्ड में भी 90 प्लस स्कोर किया, 90% प्लस, और मेरा नीट एग्जाम में भी 500 तक मार्क्स आए। ये दोनों चीजें एक साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि एक बच्चा जो नीट में अच्छा करता है बोर्ड में नहीं कर पाता, बोर्ड में अच्छा करता है नीट में नहीं कर पाता। और दोनों चीजें मैंने बहुत अच्छे से करी, मेरे दोनों ऑप्शंस ओपन थे। लेकिन क्योंकि लास्ट कट ऑफ बहुत बहुत ऊपर था, मैं नहीं, मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। और मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम ड्रॉप लेंगे एक साथ। नीट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है मेरे लाइफ में क्योंकि मैंने देखा है अपने टीनेज में मेरा दिमाग में कितने फ्लक्चुएशंस होते थे। मैंने अपने टीनेज में ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर लिया था, डिस्ट्रैक्शन भी एक्सपीरियंस कर लिया था, अपने गोल से भटकना भी एक्सपीरियंस कर लिया था, पेरेंट्स के साथ अच्छे बुरे से अच्छे रिलेशन में ट्रांसफॉर्म भी एक्सपीरियंस कर लिया था। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था ना वो एक मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी हो रहा था, लेकिन उनका उसको देखने का और हैंडल करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। ऐसा क्यों? ये दिमाग में बार 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 मेरे ट्रिगर करता था मेरे टीनेज। और इन्हीं सब के चलते मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्चुअली मन के बारे में पढ़ना है, मुझे एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, ये मन है क्या। और इसलिए मुझे साइकियाट्रिस्ट बनना था, पागलों का डॉक्टर जैसे लोग बोलते हैं, फेमसली पागलों का डॉक्टर। और मुझे अभी भी लोग चिढ़ाते कि तेरे तो पागलों का डॉक्टर नहीं बन रही। तो मुझे साइकियाट्रिस्ट बनना था और इंडियन इंडियन सिस्टम में उसके लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरा ट्रैक बहुत अच्छा था, फिर मैंने ड्रॉप लिया और मैंने एमबीबीएस के लिए दोबारा तैयारी शुरू कर दी। मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर है, 600, 650, 670 ऐसे ऐसे नंबर आ रहे थे मेरे 720 में से। मैं भी चलो ठीक है, इस साल तो हो गया मेरा, तो नीट हो जाएगा, इसमें क्या है। लेकिन सब बोलते हैं कि लाइफ में कुछ लर्निंग्स लेना बहुत जरूरी है नेक्स्ट फेज में घुसने से पहले, और वो नेक्स्ट फेज मेरे लिए कॉलेज था। नेक्स्ट फेज था मैं अपने घर से निकल के बाहर जाने वाली थी।
जो ड्रॉप ईयर था वो ऐसा लगा मुझे कि वो मुझे तैयार कर रहा है कि अच्छा तुम्हें ना 2020 में सोशल लाइफ फेस करना है, ये तुम्हारा प्रिपरेशन टाइम है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है। 2019 में जब ड्रॉप लिया मैंने, तब मैं सिर्फ, मेरे पास दिन में 24 घंटे थे, और सबको पता है 24 घंटे एक बंदा नहीं पढ़ सकता, एक बच्चा नहीं पढ़ेगा 24 घंटे। 8 घंटा 10 घंटा मैक्सिमम। उसके अलावा क्या बाकी के 12 13 घंटे तुम क्या करोगे? अगर मैं टीवी देखूंगी तो मैं जो पढ़ा वो भूल जाऊंगी, अगर मैं कुछ और करूंगी जो मैं पढ़ा वो भूल जाऊंगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो जो मुझे इंजॉयमेंट भी दे और मुझे पढ़ाई में भी हेल्प करे। ध्यान तो चल रहा था। फिर मैं मिली एक ग्रुप से जिसका नाम है सेंसे इंडिया। दिल्ली में यूथ के ग्रुप का नाम है। शास्त्री सर की 2 बेटियां हैं, अलेख्या और अमूल्य। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि अच्छा, यूथ ये भी करता है, यंग अडल्ट ये भी करते हैं। उनके साथ मैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स में जाती थी। बाहर जाके लोगों को ध्यान सिखाना, पार्क में जाके रैंडम लोगों को ध्यान सिखाना। हम बोलते थे सर सुनिए हम आपको ध्यान सिखाना चाहते हैं। वो एक अलग अलग लर्निंग था। मैं अगर एक 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 पर्सन को अगर मैं नहीं जानती, मैं उसे जाके हाई भी नहीं बोलती थी। अगर मैं एक पर्सन को जानती हूँ और मुझे उसने हाई नहीं बोला, तो मैं भी उसे हाई नहीं बोलती थी, क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड है ही नहीं बात करने में, मैं क्यों अपना जाके माथा भज्जी करूँ उसके बीच में। लेकिन जब तक आप दूसरों के साथ बात नहीं करोगे, आप दूसरों के मन के बारे में कैसे जानोगे? और मुझे साइकियाट्रिस्ट बनना है। जब तक मैं ही कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करूंगी तो मैं कैसे जानूंगी कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जो मुझे सोशल एक्सपेरिमेंट्स ने दिया, कि नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि नमस्ते सर, हम आपको ध्यान सिखाने आए हैं। बहुत अच्छा था वो चला, वो चलता गया चलता गया। मैंने साथ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी मन के ऊपर। फिर आया महायोग ध्यान कुंभ जो अक्टूबर में होता है, MYD के 3। MID के 3 में सर दिन में सुबह ध्यान कराते थे 5 से 8। मैं फर्स्ट टाइम एक इवेंट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी थी और उस इवेंट को फर्स्ट टाइम अटेंड भी कर रही थी। हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे सुबह का पूरा सेशन सर के लिए, स्टेज सजाना, आर्टिस्ट को बुलाना, चेयर रेडी करना, सब करते थे हम लोग सुबह 5 बजे उठ के। और ध्यान भी करते थे जितना हो सके, जितना 1 1.5 2 घंटा जितना भी कर सके, क्योंकि फिर ड्यूटीज होती थी हमारी। सर के साथ जब ध्यान किया, तब सर के साथ जब भी मैं ध्यान करती थी तो एक थॉटलेस स्टेट बहुत आराम से आ गया, बहुत आराम से अचीव होता है। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसी थॉटलेस और थॉट फ्री स्टेट में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ट्रिगर किया। कोई विचार नहीं है मेरे मन में जीरो विचार है। मुझे अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखता। मुझे सिर्फ काली, मुझे विजन्स नहीं आते, मुझे मैसेजेस नहीं आते थे उस टाइम तक, कुछ भी नहीं आता। विजन्स मुझे आज भी नहीं आते। और उस दिन दो क्वेश्चंस ऐसा लगा किसी ने से ठक करके मेरे सर पे गया कि क्या तुम जो कर रही हो वो सही है, क्वेश्चन मार्क। जो पाथ तुमने चूज किया है क्या वो सही है? पाथ मतलब करियर, जो करियर मैंने चूज किया है क्या वो सही है मेरे लिए? दो क्वेश्चन। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, ये ना मैंने ड्रॉप लिया है और बहुत लोग बहुत बातें मेरे आसपास कर रहे हैं, शायद इसी की वजह से मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसे करियर चेंज कर लो या ऐसा कुछ कर लो। तो मैंने इग्नोर कर दिया। पहले दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन भी आया, दूसरे दिन इग्नोर किया, तीसरे दिन आया, तीसरे दिन इग्नोर। फिर हम MIDK से वापस आ गए। 3 दिन का 4 दिन का इवेंट था, फिर हम वापस आ गए। बस में हम लोग थे, 6 7 घंटे का जर्नी था हमारा ऋषिकेश से दिल्ली। बस में भी मैं ध्यान से नहीं उठ पा रही थी। बस में भी ध्यान किया और बस में भी सेम थॉट आया कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है। और उस टाइम पे मुझे लगा नहीं, ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उस क्वेश्चन मार्क के साथ ऋषिकेश से वापस आ गई। उसके नेक्स्ट डे, बोलते हैं ना, जब आपको एक चीज का आंसर बहुत ऐसे तड़प होती है आंसर की, तो आपको आंसर प्लेट पे सर्व करके देते हैं, बस आपको अवेयर होना है कि मेरे सामने मेरा आंसर है। नेक्स्ट डे मुझे ग्रुप से कॉल आता है कि पत्री सर दिल्ली में है, क्या तुम मिलने आओगी उनसे, और हमें बाकी का काम भी खत्म करना है। मैं बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से अकेले निकल के मेट्रो पकड़ के, रिक्शा पकड़ के सफदरजंग एनक्लेव गई, जो दिल्ली में एक जगह है।
फर्स्ट टाइम। मैं उससे पहले अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया था, ट्रैवल किया था तो मेट्रो से जनकपुरी, जो ऐसा है कि मेट्रो मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है और जनकपुरी से मेरा इंस्टीट्यूट 5 मिनट की दूरी पर है। इतना एक्सप्लोर करके ट्रैवल नहीं किया था कभी, बट मैं गई, शाम के टाइम पे गई। मैं गई और सर वहाँ थे और सर ने देखते ही बोला, और बेटा क्या चल रहा है? सर सबको बोलते हैं ना, एम समिति क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबा? मैंने बोला सर सब ठीक है, सब मजे में है, क्या क्या होगा? और सर ने मुझे बहुत वियर्ड लुक दिया कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? सर ने वो क्वेश्चन मुझसे एटलीस्ट 3 से 4 बार ही पूछा। फिर मैंने सर को बताया कि सर मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही हूँ, मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, और लेकिन ऋषिकेश में सर ऐसे मेरे दिमाग में ऐसे विचार आए। तो सर ने मुझसे पूछा तुम्हें करना क्या है? तो मैंने सर को पूरा एक्सप्लेन किया कि सर मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है और इसलिए मैंने साइकियाट्री लिया। सर ने मुझे कभी भी एक परफेक्ट आंसर नहीं दिया कि तुम एमबीबीएस मत करो। सर ने कभी वो अथॉरिटी नहीं लिया कुछ भी किसी के लिए भी डिसाइड करने के लिए। सर ने मुझे सिर्फ एक चीज बोला कि वो करो जो तुम्हें एक्चुअली करना है और वो पढ़ो जो तुम्हें एक्चुअली पढ़ना है। बस इतनी सी बात सर ने मुझे बोली थी। जस्ट स्टडी व्हाट यू वांट टू स्टडी, डोंट स्टडी जो तुम्हें आगे काम में नहीं आएगा। क्या एमबीबीएस के 5 साल तुम्हें अपनी रिसर्च में काम में आएंगे? मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि साइकियाट्री पढ़नी है उसके लिए एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? जब तुम्हें मेडिसिन नहीं देना, ड्रग नहीं देना, तो क्यों पढ़ रहे हो एमबीबीएस? मैंने बोला सर ऐसे तो नहीं हो सकता, सर मैंने बहुत मेहनत करी है, सर ऐसे नहीं हो सकता। तो बोला ठीक है, आगे तुम्हारी इच्छा। सर ने छोड़ दिया। पूरा नाइट में ध्यान करके रोई कि अगर मैंने आज ही डिसीजन ले लिया तो मेरे माँ बाप ने मेरे पे जो इतना पैसा खर्च किया है वो क्या होगा उसका? इतने पैसे खर्च करे उन्होंने। मेरे पापा बाहर रहते हैं, उन वो बाहर हैं, वो कमा रहे हैं, इसलिए मैंने इतना हाई एजुकेशन लिया। व्हाट विल हैपन टू डैड? बट अंदर से एक था कि नहीं, अगर आज नहीं बोला तो शायद मैं एमबीबीएस के बाद तो मैं क्या करूंगी? बाद में रिग्रेट नहीं होने के लिए मैंने वो डिसीजन लिया जो शायद मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। मैंने कॉन्शियसली बोला कि मैं एमबीबीएस नहीं करूंगी और मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी। साइकोलॉजी में मास्टर्स करूंगी और साइकोलॉजी में पीएचडी करूंगी। डॉक्टर फिर भी मेरे नाम के सामने लगेगा, बट एमबीबीएस वाला नहीं, रिसर्च वाला। जब मैंने पापा को ये बात बताया तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला क्यों, क्या, कैसे, कब, किसने बोला, क्यों बोला, कुछ नहीं। 2 शब्द, ठीक है। अगेन आई वाज एस्टोनिश्ड। इतना लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे, इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे? और तब मुझे और ज्यादा फेथ आने लगा कि नहीं, क्योंकि जो मैंने बोला वो सही है, और क्योंकि मेरी लाइफ है, और क्योंकि ये चीज मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं बोल रही हूँ, शायद इसीलिए मेरे पेरेंट्स मान गए। बीइंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स अब सोचते हैं कि अपने बच्चों मेरे बच्चे पे मेरा अथॉरिटी है, मेरे पेरेंट्स ने उसे गलत प्रूफ कर दिया। उनका वो आज भी बोलते हैं हमारा तुम पे कोई अथॉरिटी नहीं है, हम जो बोले तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, लेकिन जो तुम्हें करना है उसको एक्सेल करो। तुमने डिसाइड किया है तुम करोगी, सपोर्ट करने के लिए हम हैं। इतना लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ध्यान की वजह से आया। वो जानते हैं कि मेरा लाइफ है, मेरा अपना कर्मा है, मेरा अपना लाइफ प्लान है। वो लोग मीडियम है मेरे इस लाइफ में आने के लिए, जस्ट मीडियम। उतना सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मेरा भी उनके लिए है। It's a very free connection, it is a very friendship like connection, but still there is ample amount of respect and ample amount of love that a parent and a child should have। उतना लव और एक्सेप्टेंस भी है। जब पापा ने बोला ठीक है, एंड देन एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड। मेरा लाइफ ऐसा हो गया कि मेरी साइकोलॉजी की किताबें और मेरी स्पिरिचुअल किताबें, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, योगी कथामृत, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, द सोल्स गिफ्ट, जर्नी ऑफ द सोल, मिरेकल्स हैपन, मैंने बुक्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। और साथ में मैं साइकोलॉजी की किताबें भी पढ़ती थी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक जगह पे आके मर्ज हो गए, दोनों चीजें मर्ज हो गई।
और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो प्रोफेशनल करियर है और जो मेरा अपना लाइफ है वो एक्चुअली आज एक मर्जिंग स्टेट पे है। वो इतना इतना अपने आप में इंटरमिंगल हो गया है कि मेरे लिए मेरा एक कॉलेज सेशन और एक ध्यान के सेशन में कोई फर्क नहीं रहा। दोनों ही मुझे सेम चीजें बताती हैं। ध्यान मुझे सोल लेवल पे बताता है तो साइकोलॉजी मुझे माइंड लेवल पे बताती है। मेरा लाइफ टोटल 360 डिग्री टर्न ले गया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक यंग अडल्ट के लिए रियलाइज करना कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं है। आप वो करो ना जो आपको पसंद है, उसमें भी आप इनकम कर सकते हो। आज की डेट में साइकोलॉजिस्ट कितना कमा रहे हैं इंडिया में। आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप वो करो, और आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो मत करो। बहुत सिंपल लाइफ लेसन दिया मुझे 1 साल में, और 1 साल में मैंने ऐसी स्किल्स डेवलप करी जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके लिए अपना टाइम लूंगी। मैंने एडिटिंग स्किल जो लोग 3 साल की डिग्री के बाद सीखते हैं वो मैंने सिर्फ 3 महीने में सीखा। क्यों? वेरी बिग रीजन, रोज जब ध्यान किया और जब मेरा मेमोरी में सिर्फ वही है जो मुझे चाहिए, मैं वो चीज डाल सकती हूँ जो मुझे एक्चुअली में करना है। मैंने वही डाला। मैंने डाला कि मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है, तो वो मैंने सीखा। मैंने डाला कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैंने लिखना शुरू किया। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ब्यूटीफुली राइम करते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ब्यूटीफुली अपने आप फ्लो में आते हैं, which is a great thing. I'm able to express as it is. So it is, and I've got that freedom to do it. Just with one condition that you have to excel. मेरे पेरेंट्स का सिर्फ एक कंडीशन है कि तुम्हें एक्सेल करना है, तुम जो भी करो, which is very nice. So hence जब सर का एक वीडियो आया बाहर कुछ कुछ महीनों पहले ऑन स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, तब मुझे समझ आया कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग नहीं, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आज मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मुझे ना ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं बाहर गई थी और मुझे ऐसे एक आदमी मिला और ऐसा एक लड़का मिला, तो ये बहुत अच्छा लगा उससे बात करने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके उसे आई लव यू बोल दूंगी, नहीं। और मम्मी ये भी नहीं सोचती कि ये इससे कुछ इसके आगे पीछे कुछ हो रहा है इन दोनों के साथ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये मुझसे आके शेयर कर रही है, उनको पता है कि ये मुझसे आके अपने ध्यान के अनुभव बांट रही है, वो अपने नॉर्मल प्रापंचिकता के अनुभव भी बांट रही है। So she understands now कि yes she is growing up, but at the same time उसे पता है उसे क्या करना है। वो लिटरली सुबह से वो सेशन में है, सुबह से मैं पढ़ रही हूँ, मेरी बहन पढ़ रही है, and she knows that they are not doing anything wrong. She accepts us, we accept her, and there एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमें एक दूसरे की जरूरत है वी आर देयर फॉर ईच अदर, बट हमारा अपना अपना स्पेस भी है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये। जब जब बच्चों को समझ में आता है कि उनका अपना स्पेस है लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ है, और जब पेरेंट्स को समझ में आता है कि मेरे बच्चे का अपना स्पेस है, उसका अपना अपना माहौल है, और मैं अपना भी काम करूंगी और उसको आज़ादी भी दूंगी। वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो मैंने शायद ध्यान में आने के 5-6 सालों में, बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं हुआ कि एक महीने में कुछ हो गया। 5-6-7 साल लगे ये जानने में कि ओके ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। एंड ये एक्सपीरियंस में डरती नहीं हूँ आज के लोगों से। पहले मैं बहुत डरती थी, अरे मैं अगर इससे बोलूंगी तो लोगों को लगेगा कि कहीं अपनी लड़की को बिगाड़ तो नहीं रहे इतना सब कुछ करके। बट इसके पीछे का हिडन कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे, और देन आई सेड नहीं, ये अनुभव सबके साथ बांटना बहुत जरूरी है। तो व्हेनेवर आई सी लॉट्स ऑफ पेरेंट्स हियर, जब मैं देखती हूँ कि इतने सारे पेरेंट्स हैं, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक अचीवमेंट, जो ध्यान का बाय प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स में ट्रांसफॉर्मेशन आना, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मुझे मिला, मेरे पूरे फैमिली को मिला। मेरे डैड बाहर रहते हैं, हम लोग 8 महीने से नहीं मिले, फिजिकली नहीं मिले, वो क्योंकि लॉकडाउन हो गया उनके आने से कुछ टाइम पहले। एंड मैंने अपने फादर को लास्ट 8 मंथ से नहीं देखा वीडियो कॉल के अलावा। बट हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे
हम यहाँ पे अगर तड़पेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, उसका भी कोई आउटकम नहीं आने वाला। जब भी सिचुएशन ठंडा होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे। तो एवरी डे व्हेन वी टॉक, हम कभी भी ये बात नहीं करते अरे कोरोना कब खत्म होगा, आप कब आओगे, नहीं। आप वहां हो, आप काम कर रहे हो, हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। जब सही टाइम आएगा तब हम अपने आप मिलेंगे। वेरी ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कोरोना। सर ने बोला था अगर आपने कोरोना को अपनाया तो ही कोरोना आपको छोड़ेगा, अदरवाइज वो आपको जकड़ लेगा। तो वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल चीजें ध्यान सिखाता है, जो जिंदगी में बोलते बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट असलियत में बहुत सिंपल है। तो थैंक यू सो मच मेरा अनुभव सुनने के लिए। इट्स बीन हाफ एन आवर, आई एम टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। थैंक यू सो मच मेरा अनुभव सुनने के लिए सभी का, थैंक यू। Master ji, I am having goosebumps. I am getting goosebumps. Thank you, Pali. थैंक Hmm? यू। I tell everybody, So we should thank always you, see, thank you, uh, Pali. we should we should see the essence which is speaking, not the young body which ये 18 साल के बच्चे सब लोग देखते हैं, ऐसा नहीं देखने का। फॉर्मूला रेसिंग की कार सबसे छोटी होती है लेकिन उसके अंदर में सबसे पावरफुल इंजन होता है। Okay, we Thank you. have Anupama auntie and Sandeep uncle. They are from Bangalore. They are from the Air Force. They are a beautiful couple. Yes, Anupama ji, you can ask your question. आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हो। आपका तो खैर ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है। Please. Harish bhai, जी जी। I want to say something. Yes yes. Upali, you are gifted, you are God gifted, and it is not this. It is not this birth you are speaking about. You have inherited so much of good karma and so much of nice things in life. That's why you are doing such a beautiful thing. Whatever you spoke, it was like a symphony to us. And it was sweet to our ears, and it was such a beautiful expression, and very authentic, true. And we are touched by what you said, and there is lot of lesson even to us. हम लोग बहुत खुश हैं. We bless you to go ahead, and it is really, really wonderful. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सर। Hi. हेलो मैम। मैं भी तुम्हारे जैसी ही, मेरे जनरेशन में थोड़ा मिसफिट हूँ। एज से बड़ी हूँ लेकिन दिमाग मेरा तुम लोग के जनरेशन का है। तो मेरे को भी थोड़ा मुश्किल होती है, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, खासकर रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि वो टिपिकल माइंडसेट से अलग थिंकिंग थोड़ी थी मेरी। और मेरे बच्चों को मैंने काफी फ्रीडम दिया है। आई टॉक टू देम अबाउट सो मेनी थिंग्स। वेरी नाइस मैम, वेरी इंपॉर्टेंट मैम। हाँ, तो शुरू से मैंने दोनों लड़के हैं, बट उनको सारी चीजें बताई, तो उससे क्या है, दे रिस्पेक्ट विमेन अ लॉट एंड दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। इवन मुझे कुछ होता था, मेनोपॉजल चल रहा है, तो उनको बताती थी कि आई एम गोइंग थ्रू सच एंड सच थिंग। तो वो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो बोलते थे, मम्मी आपको चिड़चिड़ हो रही है, मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, निकाल दो, फिर आपको अच्छा लगेगा। सो दैट वे दे यूज्ड टू हेल्प मी। फिर मेरा गुस्सा उड़ जाता था। You have connected with her very well. I am connected with you very well. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।